नमस्ते दोस्तों। तो क्लास ट्वेल्थ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम 8 चैप्टर कवर कर चुके हैं और पिछले 2 चैप्टर कहीं ना कहीं मार्केट डिमांड सप्लाई इससे रिलेटेड थे, है ना। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट भी इससे रिलेटेड था और ये चैप्टर भी आपका प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड इसी से रिलेटेड है कि जब हम एक इकोनॉमी एज अ होल यानी कि मैक्रो लेवल पे जो हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे अपनी एक लार्ज स्केल डिमांड और सप्लाई फोर्सेस होती है जो तय करती हैं कि इन्फ्लेशन कितना होगा, रिसेशन तो नहीं आएगा कहीं, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा रहेगा, आउटपुट प्रोडक्टिविटी, ये सब चीज़ें। और ये काफ़ी हद तक अनकंट्रोलेबल फोर्सेस होती हैं, स्पेशली जब इकोनॉमी ओपन हो, है ना। जैसे 1991 में हमारे यहाँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाके इसे ओपन किया गया था। पहले हमारी क्लोज इकोनॉमी थी, 100% नहीं थी बट 99% थी। हम कुछ ज़रूरत की चीज़ें हमारे देश की गवर्नमेंट बाहर से इम्पोर्ट कराती थी, बस। कोई भी प्राइवेट या इंडिविजुअल लेवल पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं चल रहा था। अब जब एक ओपन इकोनॉमी होती है तो पूरी की पूरी मार्केट द्वारा ही हैंडल की जाती है, यानी अपने आप चलती है। लार्ज स्केल पे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हालांकि गवर्नमेंट इसे इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकती है अपनी टैक्स पॉलिसी, सब्सिडी पॉलिसी, इन सब चीज़ों से। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकलिटीज में आते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। आप इमेजिन करिए कि पूरी पूरी इकोनॉमी एक साथ जो है किसी कारण से क्या करने लगे कि सामान वो जो खरीदने जाती है बाहर से, सर्विसेज जो हायर करती है, उसकी डिमांड बढ़ा दे, है ना। भाई सब लोग थोड़ी थोड़ी बढ़ाएंगे तो काफ़ी हो जाएगी मार्केट के लिए या किसी इकोनॉमी के लिए, या उसे घटा दे। घटाना मतलब डेफिशिएंट डिमांड और बढ़ाना मतलब एक्सेस डिमांड। अच्छा, घटाना डिक्रीज होता है, बढ़ाना क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे हम इस इन कौन से वर्ड का इस्तेमाल करें, डेफिशिएंट एक्सेस, क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन क्या कहते हैं ना, फिक्स्ड वाली है। मतलब ये वर्ब नहीं है आपका, ये चेंज होती हुई सिचुएशन नहीं है, ये है चेंज हो गई हुई। मतलब कि जब आपकी डिमांड जितनी होनी चाहिए, ठीक है, या जितनी पहले थी उससे कम है, तो उसे डेफिशिएंट बोलते हैं। और जितनी पहले थी उससे ज़्यादा है तो उसे एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, इसी से हाईली रिलेटेड होता है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट जो कि डेफिशिएंट एक्सेस डिमांड के कारण होते हैं। पहला होता है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। दूसरा है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और तीसरा है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। मतलब देखिए, हमने पीछे 2 चैप्टर्स में ये जाना कि एडी और एएस यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होने पे कहा जा सकता है कि इक्विलिब्रियम स्ट्रक है, या सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है तो भी कहा जा सकता है, क्योंकि एडी एएस है ना, एडी क्या है, सी प्लस एस है, और एएस को हम वाई भी कह सकते हैं, यानी कि टोटल इनकम इकोनॉमी की। अब वाई क्या होता है, वो सी प्लस आई होता है, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एग्रीगेट डिमांड क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो जब हम ए एस को सी प्लस आई और ए डी को सी प्लस एस कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों तभी बराबर होंगे जब एस और आई बराबर हो, क्योंकि सी तो कॉमन है। ये तो अगर 80 यहाँ होगा तो 80 ही यहाँ पे भी होगा, बदल तो जाएगा नहीं। तो अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होगा तभी एडीएस बराबर होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो तो इक्विलिब्रियम स्ट्रक माना जाएगा। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर्स में। ठीक है, अब ये तब भी इक्वल हो सकते हैं जब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज ना हो, यानी कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो, है कि नहीं भाई। जितनी मार्केट डिमांड कर रहा है उतनी ही सप्लाई अवेलेबल हो, ये तब भी तो हो सकता है जब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो। कैसे भाई, कोई होगा जिसको ज़रूरत तो है भाई। हमने पहले भी ये चीज़ जानी है कि कंजम्पशन ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक, क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग मौजूद हैं इकोनॉमी में वो क्या कुछ खाएंगे नहीं। कोई एक भी व्यक्ति हम ऐसा नहीं कह सकते जिसका कंजम्पशन ज़ीरो, चाहे उसकी इनकम भले ही ज़ीरो, लेकिन वो कुछ तो कंज्यूम करेगा।
चाहे चुरा के करे, चाहे उसे कोई दान में दे दे, है ना, कोई भी और रीज़न की वजह से, पर वो बिना इनकम के भी कंजम्पशन करेगा। तो ऐसे लोग भी होते हैं इकोनॉमी में, और ऐसे लोग भी होते हैं जो कंज्यूम ही नहीं करते, बेवजह खरीद लेते हैं, है कि नहीं? एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं जितनी उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास एक्सेस पैसे हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक की डिमांड घटे तो ए डी एस मिसमैच हो जाए, क्योंकि कहीं और डिमांड बढ़ भी सकती है अननेसेसरली। तो इसीलिए जब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होता है तब भी ए डी और ए एस इक्वल हो सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये मान लें, एक एग्जांपल लेके चलेंगे, क्योंकि ये एग्जांपल से ही आगे जो है बुक ने काफ़ी सारी चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल है? मान लेते हैं कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितनी भी रिसोर्सेज थी उनको पूरी तरह से यूटिलाइज किया जा रहा था, मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट था। समझिएगा इस बात को। देखिए, ह्यूमंस भी क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है, और एम्प्लॉयमेंट केवल ह्यूमन का नहीं होता है। जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सबका होता है। ठीक, तो इसीलिए जब हम एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तब भी हम रिसोर्सेज के यूज की बात कर रहे हैं, हर तरीके का। जब हम फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोल रहे हैं तब हम ह्यूमंस की भी बात कर रहे हैं। ठीक, तो इन सारी रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होने से क्या हो रहा है? 10 बिलियन US डॉलर्स जो है एक अकाउंटिंग ईयर में आउटपुट बन रहा है। लेकिन प्रोड्यूसर हो सकता है प्लान करें, और हाउस होल्ड हो सकता है अपना एक्सपेंडिचर प्लान करें कि जो है 8 बिलियन का ही जो है हम खर्च करेंगे। ठीक है, हाउस होल्ड जो है केवल 8 बिलियन खर्च करना चाहते हैं, और प्रोड्यूसर भी जो है आउटपुट को प्लान कर रहे हैं कि हम केवल 8 बिलियन का ही आउटपुट करेंगे। ठीक, तो वो जो बची हुई 2 बिलियन की रिसोर्सेज हैं वो अनयूटिलाइज रह गई, रखी रह गई। लेकिन इक्विलिब्रियम स्ट्रक हुआ, क्योंकि भाई जो डिमांड थी हाउस होल्ड की वो भी 8 बिलियन की थी, और प्रोड्यूसर जो आउटपुट दे रहे यानी जो सप्लाई थी वो भी $8 मिलियन की थी। तो दोनों चीज़ें इक्वल हो गई। तो कहा जा सकता है कि दो सिचुएशन है पॉसिबल जब इक्विलिब्रियम स्ट्रक हो, एक फुल एम्प्लॉयमेंट और एक अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक, अगर मान लीजिए 10 की 10 यूज हो रही होती है, 10 की 10 का डिमांड और सप्लाई दोनों होता है तो भी एडीएस बराबर होते हैं, यानी कि, लेकिन प्लान्ड एडी प्लान्ड एस। ठीक है, इनको क्या हो गया? प्लान्ड एडी और प्लान एस बराबर होते हैं, यानी कि $10 बिलियन के आस बराबर। लेकिन यही प्लान्ड एडी और एएस बदल गए दूसरी सिचुएशन में और 8 बिलियन के बराबर हो गए। इक्विलिब्रियम तब भी स्ट्रक हुआ, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट था, वहां पे रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो रही थी। ठीक, अब आती है बात वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है भी ऊपर के केस में, तो वो क्या वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री? मतलब कि क्या वो लोग खुद से काम नहीं करना चाहते? मतलब वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होता है कि जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट। वो 2 बिलियन की जो रिसोर्सेज हैं वो या उनके ओनर्स खुद नहीं चाहते कि वो यूज हो, जबकि उनके लिए काम यानी जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो काम करना तो चाहते हैं बट एग्जिस्टिंग वेज रेट पे नहीं, मतलब उन्हें जो काम उन्हें मिल रहा है अवेलेबल है वो सब ही अंडर पेड है, उस रेट पे नहीं कर रहे जिस रेट पे वो काम करने को रेडी होंगे। ठीक, ऐसे दोनों ही केस क्या कहलाते हैं? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि काम मिल रहा है पर हमें नहीं करना है कुछ भी, या मिल रहा है पर इतने कम रेट दे रहा है कि हम उस रेट पे नहीं करना चाहते। इस केस में इसे बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अपनी मर्जी से काम ना करना। और दूसरा होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि लोगों को काम मिल ही नहीं रहा है, वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे भी काम करने को तैयार है जिसपे 4 और लोग कर रहे हैं जिस रेट पे, बट क्योंकि काम 4 कर रहे हैं और काम 5वें के लिए अवेलेबल ही नहीं है, इसीलिए उन्हें काम नहीं मिल रहा है। इसको क्या कहेंगे? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अक्सर जब हम बोलते हैं कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, तो उसका मतलब होता है कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जॉब्स नहीं है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को कभी भी प्रॉब्लम नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्योंकि उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। अगर लोग काम नहीं करना चाहते तो काम
अरेंज करना कोई वैसी चीज़ नहीं है कि ये एक प्रॉब्लम है कि अरेंज क्यों नहीं हो रहा है एक्सेट्रा। फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन है? जब सारे लोग जो वर्क करने के एबल हैं वो वर्क करना चाहते हो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे और उन्हें काम मिल भी रहा हो। ठीक, मतलब जितने रुपए पे उनको काम दिया जा रहा है वो उतने रुपए पे भी करने को तैयार है। जो जो काम करने के एबल है उनकी बात नहीं कही जा रही है, जो काम करने के एबल ना हो किसी ना किसी वजह से, ठीक है, और उन सबको काम मिल रहा हो तो उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। ठीक, क्योंकि कभी ना कभी नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, एक एकदम मिनिमम डिग्री का अनएम्प्लॉयमेंट जो कि इनवॉलेंट्री ही है, ऐसा नहीं है कि वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है लेकिन नेचुरल है, बहुत कम है, उतना रहता है हमेशा। क्यों रहता है? क्योंकि हमेशा ही सप्लाई डिमांड ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं। ठीक, और उन चेंजेस से अडाप्ट करने में टाइम लगता है। जब तक ये एडजस्टमेंट अकर होते हैं कोई दूसरे चीज़ें दूसरे सेटिंग्स गड़बड़ा जाती हैं सप्लाई डिमांड की। ठीक है, मार्केट के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती हैं और वो उनके चेंज की वजह से मार्केट और चेंज होती रहती है। तो ये जो अप डाउन आप देखते होगे, कभी आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना हो या पूरे पूरे जो इंडेक्स फंड इंडेक्स मार्केट है, निफ्टी सेंसेक्स, वो हर रोज सुबह शाम हर मिनट ऊपर नीचे उतरता है। क्यों? क्योंकि जिन चीज़ों पे भी ये डिपेंड है वो इतने लार्जली साइक्लिक हैं कि जब तक वो साइकिल कंप्लीट होती है वो चेंज और हो चुका होता है। ठीक है, इसमें ही बहुत बड़ा खतरा रहता है किसी भी इकोनॉमी के बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं यानी कि रिसेशन में चले जाने का, या हाइपर इन्फ्लेशन सुपर इन्फ्लेशन आ जाने का, यानी इतनी महंगाई की जो झेली ना जा सके। अगर यही साइकिल एक डायरेक्शन में ही चलने लग जाए तो कंट्रोल के बाहर हो जाएगी। इसको कंट्रोल करना सरकार का काम होता है, वो हम और दूसरे किसी चैप्टर में पढ़ेंगे जहाँ पे आएगा वो। फिलहाल नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। ठीक है, कभी भी जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है, क्योंकि जब तक ये एडजस्टमेंट्स होते हैं कुछ लोग जो है अनएम्प्लॉय रहते हैं। ठीक, कभी हर टाइम आप ऐसे ही देख लो, बहुत सिंपल भाषा में आप देखो कि अगर आप इमेजिन करो कि हमारे देश में सारे लोग, ठीक, या किसी भी बहुत अच्छे से अच्छे देश में तो एकदम, हमारा तो डेवलपिंग कंट्री है, कोई डेवलप्ड हाईली फुली डेवलप्ड कंट्री भी होगा तो वहाँ भी क्या होगा कि हर समय कोई ना कोई तो अनएम्प्लॉयड हो गई। हो सकता है कल या अगले हफ्ते अगले महीने उसे नौकरी मिल जाए पर तब तक कोई और अनएम्प्लॉयड हो जाए। तो कुछ अमाउंट एक होता है नेचुरल अमाउंट कि उतना अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही रहता है। ठीक है, फिर आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये वैसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो डायनामिक इकोनॉमी की जॉब्स के चेंज होने के साथ साथ चेंज होता रहता है। ऐसी इकोनॉमीज होती है ना जो बहुत जल्दी जल्दी मॉडर्नाइज होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेबर इमोबाइल है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से या तुरंत नहीं पहुंच सकता। रॉ मटेरियल कहीं शॉर्ट पड़ रहा है, कहीं पे इंफॉर्मेशन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की वही नहीं पहुंच पा रही, मतलब जॉब्स भी हैं और लोग भी हैं काम करने वाले पर इंफॉर्मेशन सही व्यक्ति तक पहुंच नहीं रही है। पावर की शॉर्टेज है ना, मशीन्स का पुराना होना। अब जैसे मैंने पहले कहा था अनएम्प्लॉयमेंट मतलब केवल इंसान का नहीं, सब किसी का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हर चीज़ का। तो मशीन्स का पुराना होना, ठीक, ये क्या करता है, ये वर्कर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने पे मजबूर करता है। और ये शिफ्टिंग इमीडिएट होती नहीं कि कल तक हम कंपनी ए के एम्प्लॉय थे और आज ही हम कंपनी बी के एम्प्लॉय हो गए। हर बार हर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो ज़रूरी तो है नहीं। तो वो जो टाइम है, मेन टाइम है, वो एक पूरी इकोनॉमी में बहुत सारे लोगों का कभी ना कभी चल ही रहा होता है। ठीक, और चीज़ों का भी, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं अगला पॉइंट। ये क्या है भाई? ये वो है जो लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज की वजह से होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तो हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री उल्टा है, हमें जब से शुरू हुई तब से बढ़ी जा रही है। कोई चीज़ ऐसी हम लें जो घटती रह रही हो। हम्म, कोई आइडिया आ रहा है दिमाग में एग्जांपल का? हालांकि पेट्रोल व्हीकल्स मेरे दिमाग में आ रहा था पर वो भी बढ़ ही रहा है।
इवन दो सीएनजी, ई व्हीकल्स, डीजल व्हीकल्स कब के इंट्रोड्यूस्ड है, फिर भी क्योंकि डिमांड ओवरऑल बहुत हाई है। कोई ऐसी इंडस्ट्री जो एकदम ख़त्म होने पे हो या कुछ समय पहले ख़त्म हो गई हो। असल में शिफ्ट हो जाती है, जैसे कि कंप्यूटर्स आए आपके, वो कंप्यूटर्स जो है जब आए थे तब उनके बहुत सारे छोटे बड़े पार्ट्स होते थे जो जिसकी अपनी एक इंडस्ट्री थी। अब आप ये कह सकते हो कि उसके इंडस्ट्री उतनी नहीं रह गई है, घटती ही जा रही है समय के साथ, लेकिन वही सेम वर्कर्स, वही सेम कंपनीज अब दूसरी चीज़ें बना रही हैं जो इसी के ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे लैपटॉप और मोबाइल और टैबलेट्स के जो मिनिएचर पार्ट्स हैं ना, वो नैनो पार्टिकल से बने हुए, नैनो पार्टिकल्स तो नहीं कहा जा सकता, पर हाँ जो कि पुराने पार्टिक जो जिन चीज़ों से पार्ट्स बनते थे कंप्यूटर के, उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है ना। माइक्रो इंडस्ट्री कह सकते हैं, माइक्रो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। और जैसे भी एआई के आने के साथ साथ धीमे धीमे जो है जो प्रोग्रामिंग है और इस तरीके की जॉब्स धीमे धीमे जाएंगी, तो इसकी इंडस्ट्री भी, सॉफ्टवेयर की कंपनी भी थोड़ी थोड़ी नीचे जाएगी, लेकिन वही सेम कंपनी, वही सेम लोग नई टेक्नोलॉजी पे और नई चीज़ों को बनाने में शिफ्ट हो जा रहे हैं, तो इसलिए उससे ऐसा कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई कोई इंडस्ट्री हुई होगी जो बहुत अच्छी चली होगी कभी, लेकिन उस चीज़ का इतना बड़ा ऑल्टरनेटिव आ गया होगा कि वो धीमे धीमे खत्म ही हो गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि धीमे धीमे वो लेबर्स, वो रिसोर्सेज जो है एक्सपर्टीज के लैकनेस की वजह से खत्म हो जाते हैं, उनकी जॉब्स चली जाती हैं। तो ये पहला था आपका एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो पार्ट था इस चैप्टर का। अब है आपका सेकेंड पार्ट, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। जब आपकी डिमांड डेफिशिएंट होती है, इसका मतलब होता है कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए जो डिमांड होनी चाहिए उससे कम है। ठीक है, इकोनॉमी में कैपेसिटी एक्सेस है लेकिन डिमांड कम है, यानी कि रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड है, जितनी यूटिलाइजेशन हो सकता है उसका वो नहीं है। या ये भी कहा जा सकता है कि एएस से, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई से कम है। ठीक, देखिए आपका ये जो एएस यानी कि वाई है, वो ग्राफ आपका जा रहा है ऐसे, ठीक, और एडी का ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है। एक था आपका प्लान्ड वाला और एक आपका फुल एम्प्लॉयमेंट वाला। तो ये जो प्लान्ड वाला है, यानी कि जो अभी हो रहा है, ये आपका कितना कम है, ये गैप बना हुआ लगातार, इसी हिस्से को बोला जाता है डेफिशिएंट डिमांड। ठीक, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है यानी डिमांड फुल होती, रिसोर्सेज फुली यूज हो रही होती, तो डिमांड वो होती, लेकिन अब कम है, इस वजह से इक्विलिब्रियम से भी हम इतने पीछे हैं। ठीक, क्या कारण होते हैं ऐसे? एक तो रिडक्शन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लोग ही जो है, लोग और प्राइवेट फर्म सभी लोग मिलके जो खरीदारी करते हैं, जो डिमांड करते हैं, वो बहुत कम कर रहे हैं पहले के मुकाबले। या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, भाई सी प्लस आई होता है एडी, तो एडी घट किस किस वजह से सकता है, सी घटने की वजह से, आई घटने की वजह से, या दोनों। तो इसीलिए दूसरा ऑप्शन क्या है, रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्ट लोग कम कर रहे हैं। ठीक, अभी जैसे ये मेरा पर्सनल पॉइंट है, हालांकि गलत भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन इस समय एकदम करंट समय जो चल रहा है, इस समय टैक्सेस धीमे धीमे बहुत लगाए जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है उसके प्रति मोटिवेशन जा रहा है पब्लिक का, और ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आगे जाके किस चीज़ का, अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा मार्केट में, इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगा टैक्सेस की वजह से और वजहों से, तो फर्म्स के पास फंड नहीं आएंगे, उनके पास कैपिटल नहीं आएगा, वो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने को मॉडर्नाइज नहीं कर पाएंगे, धीमे धीमे लोगों की छटनी उन्हें करनी पड़ेगी जब उन्हें प्रॉफिट्स कम होंगे। तो एक साइकिल है पूरी। रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक, और चार चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो डेफिशिएंट एडी को कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, कि गवर्नमेंट ने उस पर खर्चा करना कम कर दिया है, इन्वेस्ट करना है, कंज्यूम करना चीज़ें, है ना। एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं, मतलब हमारा देश बाहर चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, या राइज इन इम्पोर्ट, वैसे वर्षा क्या है, डेक्लाइन इन एक्सपोर्ट का, कि भाई हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इन सभी केसेस में क्या होगा,
जो एग्रीगेट डिमांड है हमारे गुड्स की, इंटरनल गुड्स की, वो घटेगी भाई। अगर बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारा सामान कहीं और से आ गया, अब हमारे की डिमांड उतनी नहीं रहेगी। या हमने उठा के जो है क्या कहते हैं कि बाहर जो भेजते थे वही कम हो गया, बाहर से लोग हमारा सामान मंगाना कम कर दिए तो भी एक्सपोर्ट घट गया, यानी कि हमारी डिमांड घट गई ओवरऑल। इंक्रीज इन टैक्स रेट, जैसे मैंने आपको बताया था, इंक्रीज इन टैक्स। अगर जो है स्पेंड करने में या सेव करने में, इन्वेस्ट करने में, किसी भी चीज़ में टैक्स रेट बढ़ता है तो क्या होता है, एडी यानी एग्रीगेट डिमांड घट जाती है। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, चार क्रिटिकल सिचुएशन होती है इकोनॉमिक। एक, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब कि इक्विलिब्रियम तो रहेगा, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दिखेगी मैच हो रही भैया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड होंगी। ठीक, देखिए इक्विलिब्रियम स्टक हो रहा है, एडीएस यहाँ मैच हो रहा है, लेकिन क्या ये एक्चुअल इक्विलिब्रियम है जो होना चाहिए था? नहीं, वो तो ये था, ये तो आपकी डिमांड कम है और फिर देख रहे हैं आप इनकम भी कम है। पॉइंट यहाँ नहीं है नया इक्विलिब्रियम का, एफ नहीं है, पॉइंट क्यू है, मतलब कि आपका जो इनकम है वो भी घट रहा है। डिफ्लेशनरी गैप, ये क्या होता है भाई? जब डिफिशिएंट डिमांड होती है तो इसकी वजह से इकोनॉमी में एक डिफ्लेशनरी गैप हो जाता है। डिफ्लेशन सुना होगा, मंदी, रिसेशन सुना होगा, है ना। यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ डिमांड जो है इकोनॉमी में डिफ्लेशन प्रेशर बनाती है, यानी कि इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इज हर्ट, मतलब कि इन्वेस्ट करने की जो लोगों की एक इच्छा है, झुकाव है लोगों का कि हम इन्वेस्टमेंट करें, वो हर्ट होता है, वो घटता है, स्लिप होने लगती है इकोनॉमी। ठीक है, और ये एक स्पाइरल है, डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी दो स्पाइरल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था बातों बातों में, कहीं लिखा नहीं था कि एक साइकिल है, इसमें फंस सकती है इकोनॉमी कि पैसे घटे, चीज़ों की कीमत घटी, लोगों की सैलरीज घटी, लोगों की जॉब्स गई, तो उन्होंने भी डिमांड घटा दी। उन्होंने डिमांड घटा दी तो जो चीज़ें वो खरीदे थे वो भी सस्ती हुई, और चूंकि पूरी इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो सारे ही लोगों की जॉब, सारे ही लोगों की सैलरी और सभी की डिमांड आ जाती है, हर तरीके की गुड्स और सर्विसेज। तो ये एक साइकिल बन जाता है कि फिर वो चीज़ और सस्ती करनी पड़ रही है, फिर और लोगों की जॉब्स जा रही हैं, और लोगों की सैलरी कम हो रही है, वो लोग और कम खरीद रहे हैं ना। नेवर एंडिंग साइकिल बन जाती है। इसमें गवर्नमेंट को बहुत जल्दी और बहुत सही समय पे दखल अंदाजी देनी ही पड़ती है, वो भी बहुत एक्सपीरियंस और प्लानिंग के साथ, जिससे कि ये रुक पाए। और ये अक्सर रुकता है, कि बहुत बार हो सकता है किसी भी देश में, लेकिन ये बहुत सारे देशों में बहुत बार रोका गया है, शुरू होने से पहले ही, किसी को महसूस होने से पहले ही। केवल डिफ्लेशनरी स्पाइरल नहीं, अभी आप आगे इन्फ्लेशनरी स्पाइरल भी पढ़ेंगे। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, मेजर कैसे होता है? सीधी बात, जितना डिफिशियंसी ऑफ एडी है, सॉरी, जितना डिफिशियंसी ऑफ एडी है उतना ही जो है डिफ्लेशनरी गैप रहता है। इस समय क्या होता है भाई, अनडिजायर्ड स्टॉक्स, प्रोड्यूसर जो अपने स्टॉक्स बेच नहीं पाते हैं क्योंकि कोई खरीदना नहीं चाह रहा है। लॉस ऑफ प्रॉफिट्स, भाई लोगों को प्रॉफिट भी कम होगा जब वो सस्ता बेचेंगे, कम बेचेंगे तो। सॉरी, प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू क्लियर देयर स्टॉक्स एंड अनडिजायर्ड स्टॉक्स लीड टू प्राइस क्रैश। सही बात है, अपने स्टॉक्स को बेच नहीं पा रहे हैं तो उन्हें वो अननेसेसरी स्टॉक को सस्ते में बेचना पड़ता है, कई बार जितने में बना नहीं है उससे कम में, कि भैया पूरा लॉस हो जाए, इससे बेटर है काफ़ी सस्ते में बेच दो, कुछ पैसा उसमें से निकले, है ना। ऐसा प्रोड्यूसर्स करने लगते हैं। थर्ड सिचुएशन है आपकी प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। अभी तक थी, हमने सारे तरीके के एस्पेक्ट देख लिए डिफिशिएंट डिमांड के, अब हम देखेंगे एक्सेस डिमांड। जब डिमांड उतनी हो कि रिसोर्सेज पूरी तरह से यूज हो रही है लेकिन अभी भी जो है और डिमांड है, तब क्या होता है? इसको बोलते हैं क्रॉसिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, सब लोगों को काम मिल रहा है, जितने रेट पे चाहते हैं उसी रेट पे मिल रहा है ना, सब काम कर भी रहे हैं, लेकिन एडी उसे भी क्रॉस कर गया तो क्या होगा? लोग ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगेंगे, लोग सिर्फ काम में ही समय बिताने लगेंगे, है ना। इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट से भी एक्सेस, यानी कि क्रॉस। अब देखिए यहाँ पे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एडी का ये था और प्लान वाला ऊपर निकल गया,
ये क्या है, एक्सेस डिमांड क्या है, ये है। और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ये है। कंजम्पशन बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, इम्पोर्ट घट जाते हैं, टैक्सेस कम हो जाते हैं। ये सारे ही कारणों से क्या होता है, आपका ये सिचुएशन बन सकता है एक्सेस डिमांड का। भाई लोग अगर बहुत ज़्यादा खरीदने लगेंगे चीज़ें, तो क्या होगा, इंक्रीज इन कंजम्पशन होगा। गवर्नमेंट अगर ज़्यादा सामान खरीदने लग गई, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा माना जाएगा, लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग गए, तो इन सब कारणों से एक्सेस डिमांड हो सकती है। यानी कि इकोनॉमी में लोगों को अपने एबिलिटी से ज़्यादा समय जो वो दे सकते हैं, जो एफर्ट वो लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही होगी। ठीक, एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएंगे, इम्पोर्ट बहुत घट जाएंगे। ठीक, इम्पैक्ट क्या है आउटपुट पर, आउटपुट तो कुछ खास बदल ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जो है क्या कहते हैं, कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर का एम्प्लॉयमेंट दिख नहीं सकता रिकॉर्ड में या मैनुअली। ऑन जनरल प्राइस लेवल, मतलब कि जो वो डिमांड बढ़ती है उसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है बहुत। तो जनरल प्राइस लेवल पे ये असर है। और ट्रेड साइकिल पे क्या, एक्सेस डिमांड लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। अभी तो डिफ्लेशनरी गैप, अब आया इन्फ्लेशनरी गैप। वही एडी सी और आई से बना है, तो एडी कब कब बढ़ सकता है, जब या तो सी बढ़ रहा हो या आई बढ़ रहा हो। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, वही जो हमने सब बात की, टैक्स रेट में कटौती, ये सब कुछ जो है एक्सेस एडी की ओर जाता है। थ्री क्रिटिकल सिचुएशन, क्या केस हो सकता है अगर एक्सेस एडी हो, तो एक तो इन्फ्लेशनरी गैप यानी कि महंगाई, चीजें महंगी हुई। ठीक, तो जो लोग वो चीजें बना रहे थे उनकी सैलरी बढ़ाई गई और लोगों को जॉब पे रखा गया। ऐसा हुआ तो उन्होंने भी डिमांड करी, और वो जो चीजें खरीदते थे उसकी। और क्योंकि इकोनॉमी एज अ होल है, तो ये क्या हो रहा है, पूरी इकोनॉमी की हर चीज की डिमांड बढ़ रही है, और हर व्यक्ति की एम्प्लॉयमेंट, मतलब सैलरी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक, आउटपुट लेवल हालांकि एक लिमिट है उसकी, जितने लोग होंगे, जितनी रिसोर्सेज होंगी, उस पर एक लिमिट तक का ही बन पाएगा। उसका ज़बरदस्ती प्राइस महंगा किया जा सकता है कि उसे महंगे में बेचा जाए और ज़्यादा सैलरी लोगों को मिले, लेकिन ये भी एक नेवर एंडिंग प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, ये भी एक साइकिल बन सकती है डिफ्लेशनरी गैप की तरह। स्टैटिक जीडीपी, ये क्या होता है, जब ईडी का एडी का लेवल हाई हो, सॉरी ईडी बहुत आता है आजकल दिमाग में, एग्रीगेट डिमांड का जब लेवल हाई हो, फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा, तो जीडीपी नहीं बढ़ता है, वो स्टैटिक रहता है। क्योंकि हायर डिमांड फेल्स टू जनरेट हायर जीडीपी इन द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में जीडीपी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती जितनी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि रिसोर्सेज पहले से फुली एम्प्लॉयड है, और इकोनॉमी की कोई कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा बनाना। तो क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज नहीं बढ़ रहे, केवल उनकी नाम मात्र की कीमत बढ़ती जा रही है। इन शॉर्ट ये कह सकता है कि जो भी करेंसी है उस इकोनॉमी की, उसकी वैल्यू घटती जा रही है। जो चीज़ 10 में मिलती थी वो 15 में मिल रही है, क्योंकि रुपए की वैल्यू घट गई है ना। और रुपये का एग्जाम्पल है इंडियन इकोनॉमी में, कहीं और की करेंसी कुछ और भी होती है, तो वहाँ पे वैसा एग्जाम्पल लिया सकते हैं। एक वेज प्राइस स्पाइरल होता है, ठीक है, ये इसी को ही बोलते हैं एक्सेस डिमांड की साइकिल, इन्फ्लेशनरी गैप की साइकिल। ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट डेफिशिएंट डिमांड की तरह एक्सेस डिमांड में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा सामान बना ही नहीं पा रहे हो, आप उतना ही सामान बना पा रहे हो, उतना ही बेच पा रहे हो, लेकिन कीमत बढ़ती जा रही है, तो कीमत आप कहाँ एडजस्ट कर रहे हो, लोगों से और ज़्यादा मेहनत करवाने में। ठीक है, लेकिन कोई भी एक या दो फैक्टर बढ़ने से सप्लाई नहीं बढ़ती, सारे फैक्टर्स को बढ़ना पड़ता है, और सारे फैक्टर बढ़ सकते नहीं हैं, क्योंकि एक कैपेसिटी होती है एक इकोनॉमी की। तो इसीलिए कभी ना कभी प्रॉफिट में घटाव आता है। अब इनको डेफिशिएंट या एक्सेस डिमांड को कैसे करा जा सकता है, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से सही किया जा सकता है। फिस्कल पॉलिसी जो है क्या कहते हैं कि कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे देश में आरबीआई। तो ये लोग अपनी पॉलिसी से, मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन से ही एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड रोकी जा सकती है, इसकी साइकिल रोकी जा सकती है, वरना ये नहीं रुकेगा।
जैसे मान लीजिए एक्सेस डिमांड है, चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही हैं कि भाई हम खरीदेंगे, और उनकी इनकम बढ़ती जा रही है, तो वो रोटेशन चलता जा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या सकती है, अपना एक्सपेंडिचर घटा दे, मतलब इस एक्सेस डिमांड डिमांड तो पूरी मार्केट की है, और गवर्नमेंट उसमें से बहुत बड़ा शेयर रखती है, मतलब बहुत सारा खर्चा गवर्नमेंट का ही होता है, चीज़ें वही खरीदती है बहुत सारी, तो वो अपने जब एक्सपेंडिचर घटा दे, टैक्सेस बढ़ा दे, जिससे कि एक बार बीच में साइकिल में क्या हो कि चीज़ों की जो डिमांड बढ़ रही है जिनकी, उनकी कीमत तो बढ़े, लेकिन उससे पैसा उनके एम्प्लॉयज़, उन चीज़ों को बनाने और बेचने वाले एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के पास ना पहुंचे, वो गवर्नमेंट के पास चला जाए, जिससे क्या होगा कि ये साइकिल ब्रेक हो। पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक डेप्ट बढ़ा दे, मतलब कि, सॉरी पॉज करना पड़ रहा है, सॉरी फॉर द पॉज। खैर आप लोग को ये पता नहीं चला होगा क्योंकि पॉज रिज्यूम होने के बीच में, शुरू होने रिज्यूम होने के बीच में तो कुछ दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया होगा आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आरबीआई से बोरोइंग घटा देती है गवर्नमेंट, ठीक है। पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेब्ट को बढ़ा देती है, यानी सरकार जो बोरोइंग करती है उसको बढ़ा देती है, और आरबीआई से जो लोग बोरो करते हैं उसको घटा देती है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पैसा लोगों से बोरो किया जाएगा और उन लोगों को बोरो करने दिया नहीं जाएगा, तो क्या होगा, साइकिल में यानी इकोनॉमी में पैसा घट जाएगा। पैसा घटेगा तो ये एक्सेस डिमांड धीमे धीमे घटने लगेगी। अच्छा, आरबीआई क्या क्या कर सकता है मॉनेटरी पॉलिसी में? बैंक रेट बढ़ा दे, यानी कि लोन जो मिलता है उसको महंगा कर दे, ठीक। और रिवर्स रेपो रेट, यानी कि बैंकों को लोन कहाँ से मिलता है, आरबीआई से, उसको किस रेट पे मिलता है, रिवर्स रेपो रेट पे। भी अभी आप पढ़ोगे, नहीं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा 11th में, है ना, कि जिस रेट पे बैंकों को आरबीआई से लोन मिलता है उसको वो बढ़ा दे। जब लोन महंगा होगा तो लोग कम लेंगे और इकोनॉमी में पैसा घटेगा। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, यानी गवर्नमेंट के जो अपने बॉन्ड्स होते हैं उनको ओपन मार्केट में ज़्यादा बेचना, उससे क्या होगा कि पैसा आएगा, और मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और इकोनॉमी से घटेगा। सीआरआर एसएलआर, यानी कि बैंकों को लोन देने से पहले जो रिजर्व अपने पास मेंटेन करना चाहिए उसका रेट बढ़ा दिया जाए, कि वो अब और ज़्यादा रिजर्व रखेंगे, मतलब पैसा और रोकेंगे अपने पास, है ना। क्वालिटेटिव मेजर मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मॉरल प्रेशर फॉर सेलेक्टिव एंड स्ट्रिक्ट लेंडिंग है, क्रेडिट राशनिंग है, मतलब लोन इसको दिया जाए इसको ना दिया जाए, है ना। लोगों को मॉरली अपने नीचे जो बैंक्स हैं और बैंकों के थ्रू कस्टमर्स हैं उनको मॉरली प्रेशराइज करना कि भाई थोड़ा सा लो पैसा कम उधार ले हमसे और आगे भी कम उधार दे, ठीक है। इसी के वाइस वर्सा यही सब चीज़ें जो यहाँ पे कम हो रही है वो ज़्यादा, और जो ज़्यादा हो रही है वो कम, ठीक, की जा सकती हैं, रिवर्स की जा सकती हैं अगर यही काम डेफिशिएंट डिमांड का, ताकि साइकिल में पैसा बढ़े और लोग वापस से डिमांड करने लगे चीज़ों की, ठीक। तो ये आपके सारे मेजर्स है, तो यही इन्हीं को जितने ऊपर हमने बताए यही नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स आ गए, एसएलआर, क्रेडिट राशनिंग, मॉरल सुएशन, बैंक रेट, एसएलआर, सीएलआर, ठीक। अब मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, वो एज यूजुअल डिफरेंसेस आप क्या करेंगे, खुद से होमवर्क में तैयार करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये 35 मिनट के अराउंड पहुंच गया है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, जो कि है बैंकिंग, आरबीआई से रिलेटेड नहीं, बजट, हाँ, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ठीक। चलिए धन्यवाद।